वित्त मंत्री का बजट भाषण खत्म हुए 7 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। बजट के बहुत सारे विश्लेषण आपने देखे होंगे। एक विश्लेषण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। बहुत से लोग कहेंगे कि इस बजट में कोई बड़ी हेडलाइन नहीं है। मोदी कहते हैं कि यह अगले 10 साल के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को दिशा देने वाला बजट है। कोरोना काल की असाधारण परिस्थितियों में बनाया गया यह बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा, साथ ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में वर्ल्ड लीडर का दर्जा भी दिलाएगा। 64 पन्ने का बजट भाषण और 318 पन्ने का फाइनेंस बिल पढ़कर पूरे फैक्ट्स और फिगर के साथ हमने यह रिपोर्ट तैयार की है। देखिए। अब से जैसे ही आप 1 लीटर डीजल खरीदेंगे तो 4 रुपए किसानों के लिए जमा हो जाएंगे। जब भी आप अपनी गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल भरवाएंगे तो 2.5 रुपए किसानों को मिलने की गारंटी हो जाएगी। यानी किसी एसयूवी में 50 लीटर डीजल भरवाने का मतलब होगा किसानों के लिए 200 रुपए मिलेंगे। किसी कार में 20 लीटर पेट्रोल भरवाने से किसानों के लिए 50 रुपए जमा होंगे। नरेंद्र मोदी का यह बजट किसानों को खुश करने के लिए है, खासकर वो किसान जो सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं। आम आदमी के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे मिडिल क्लास की जेब पर बोझ पड़ेगा? क्या अन्नदाता के लिए मोदी करदाताओं की जेब से पैसे निकालेंगे? इस सवाल का जवाब है नहीं। आम आदमी की जेब पर पेट्रोल डीजल पर सेस लगाने का असर नहीं पड़ेगा। यह कैसे होगा, इसे ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर सेस लगाया, लेकिन पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी। पेट्रोल पर फिलहाल 2 तरह की एक्साइज ड्यूटी लगती है। पहली बेसिक एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए 98 पैसे और दूसरी स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी 12 रुपए। बजट में पेट्रोल पर बेसिक एक्साइज ड्यूटी को 2 रुपए 98 पैसे से घटाकर 1 रुपये 40 पैसे कर दिया गया है। स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को 12 रुपए से घटाकर 11 रुपए कर दिया गया है। इस तरह पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर कम की गई है। एक्साइज ड्यूटी घटाने से पेट्रोल 2 रुपए 58 पैसे सस्ता होगा और अगर इसमें 2.5 रुपए के एग्री इंफ्रासेस को एडजस्ट भी करें तो भी आम आदमी के लिए पेट्रोल 8 पैसे प्रति लीटर सस्ता पड़ेगा। इसी तरह डीजल पर भी 2 तरह की एक्साइज ड्यूटी लगती हैं। पहली बेसिक एक्साइज ड्यूटी 4 रुपए 83 पैसे और दूसरी स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी 9 रुपए। बजट में डीजल पर बेसिक एक्साइज ड्यूटी को 4 रुपए 83 पैसे से घटाकर 1 रुपया 80 पैसे कर दिया गया है। स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को 9 रुपए से घटाकर 8 रुपए कर दिया गया है। इस तरह डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 4 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर कम की गई है। एक्साइज ड्यूटी घटाने से डीजल प्रति लीटर 4 रुपए 3 पैसे सस्ता होगा और इसमें 4 रुपए के एग्री इंफ्रासेस को एडजस्ट करें तो भी आम आदमी के लिए डीजल 3 पैसे प्रति लीटर सस्ता ही पड़ेगा। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। साथियों, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। ये बजट इंडिविजुअल्स, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत सकारात्मक बदलाव लाएगा। एग्री इंफ्रासेस 2 फरवरी यानी मंगलवार से ही लागू हो जाएगा। किसान भाइयों के जेब में पैसे डालने के लिए मोदी सरकार ने विदेश में आयात होने वाली कुछ और चीजों पर यह सेस लगाया है। डिटेल में ग्राफिक से समझते हैं। गोल्ड बार पर 2.5%, विदेशी शराब पर 100%, क्रूड पाम ऑयल 17.5%, सोयाबीन ऑयल 20%, सनफ्लावर ऑयल 20%, विदेशी सेब 35%, विदेशी मटर 40%, विदेशी काबुली चना 30%, मसूर दाल 20%, विदेशी कपास 5% और विदेशी कोयले पर 1.5% का एग्री इंफ्रासेस लगा है। सरकार एग्री इंफ्रासेस के रूप में पैसे तो जमा कर लेगी। सवाल यह है कि यह पैसा किसान भाइयों तक कैसे पहुंचेगा। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो पहले बात यह समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी किसानों को पैसे बांटेंगे नहीं। ये पैसा खेती का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में खर्च किया जाएगा, जिससे खेती किसानी आसान हो, किसानों को सहूलियत हो, खेतों की पैदावार बढ़े और किसानों की आमदनी दोगुनी हो। सरकार के मुताबिक एपीएमसी यानी मंडियों का ढांचा बेहतर किया जाएगा। 1000 से ज्यादा मंडियां डिजिटल की जाएंगी।
1000 मंडियों को ई-नैम से जोड़ा जाएगा। नाबार्ड के जरिए मिलने वाला फंड दोगुना किया जाएगा। देश में 5 बड़े कृषि हब बनाए जाएंगे। मछली पालन के लिए 5 नए हब बनेंगे। किसानों को कर्ज देने के लिए 16.5 लाख करोड़ का टारगेट है। किसान भाइयों को ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि मंडियां हैं और मंडियां रहेंगी। एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। ना खरीद के सेंटर बंद होंगे, ना एमएसपी पर सरकार की खरीद बंद होगी। ये कमिटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस बजट में बहुत जोर दिया गया है। कई प्रावधान किए गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। 21वीं सदी का 21वां बजट नए दशक का भी पहला बजट है। इसकी पूरी एबीसीडी हम आपको बता रहे हैं। किसानों के बाद बजट में जिस सेक्टर पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वो है हेल्थ। आयुष्मान भारत से स्वस्थ भारत की ओर मजबूती से कदम बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने हेल्थ बजट में 137% की बढ़ोतरी की है। साल 2020-2021 में 94,452 करोड़ का हेल्थ बजट था। 2021-2022 के लिए मोदी सरकार ने 2,23,846 करोड़ का हेल्थ बजट बनाया है। कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम का रोल आउट दुनिया में सबसे तेजी से अगर कहीं हो रहा है तो वो भारत में है। हम न सिर्फ अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को टीका लगा रहे हैं, बल्कि 50 से ज्यादा देशों को सस्ती मेड इन इंडिया वैक्सीन भी सप्लाई कर रहे हैं। इसे और मजबूत करने के लिए सरकार ने वैक्सीन प्रोग्राम को 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना को अगले 6 साल में 64,180 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इससे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ सिस्टम डेवलप किया जाएगा। गाँव में 17,728 हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे। शहरों में 11,024 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। 11 राज्यों के 3,382 ब्लॉक में पब्लिक हेल्थ लैब खुलेंगे। 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल खुलेंगे। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के 5 रीजनल ब्रांच खुलेंगे। 17 नए पब्लिक हेल्थ केयर यूनिट चालू किए जाएंगे, जबकि 15 नए हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और 2 मोबाइल हॉस्पिटल भी रेडी होंगे। प्रधानमंत्री मोदी को अच्छे से मालूम है कि कोरोना महामारी का चैलेंज कितना मुश्किल था और देश किस संकट से बाहर निकल रहा है। एक वायरस ने पूरे देश को ठप कर दिया था, बिजनेस बंद हो गए थे, लाखों लोगों का रोजगार छिन गया। अब प्रधानमंत्री ये एश्योर कर रहे हैं कि आगे कभी ऐसी नौबत न आने पाए। बजट में हेल्थ सेक्टर को दोगुने से ज्यादा पैसा दिया गया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी मोदी सरकार ने खजाना खोल दिया है। यानी सेहत और तरक्की साथ साथ, जान भी और जहान भी। साथियों, भारत कोरोना की लड़ाई में रिएक्टिव होने के स्थान पर हमेशा ही प्रोएक्टिव रहा है। चाहे वो कोरोना के काल में किए गए रिफॉर्म्स हो या फिर आत्मनिर्भर भारत का संकल्प। इसी प्रोएक्टिवनेस को बढ़ाते हुए आज के बजट में भी रिएक्टिव का नामो निशान नहीं है। साथ ही हम एक्टिव पर, स्टेटस को पर भी अटके नहीं हैं और हमने इस बजट में भी प्रोएक्टिव बजट देकर के देश के सामने प्रोएक्टिव होने का संदेश दिया है। यह बजट उन सेक्टर्स पर विशेष रूप से केंद्रित है जिनसे वेल्थ और वेलनेस दोनों ही तेज गति से बढ़ेंगे, जान भी जहान भी। इनकम टैक्स के बारे में कुछ खबरें आपने भी देखी होंगी, कुछ मैसेज आपके मोबाइल पर भी आए होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी सरकार ने इनकम टैक्स पर कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन यहाँ की हेडलाइंस क्या है उनको गौर से देखिए। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। कैपिटल गेन, डिविडेंड और ब्याज का पूरा हिसाब होगा। आईटीआर में पहले से भरे रहेंगे आमदनी के ब्यौरे। स्टार्टअप कंपनियों में कैपिटल गेन टैक्स में 1 साल की छूट। बिजनेस ट्रस्ट को डिविडेंड पर टीडीएस नहीं देना होगा। 75 साल के ऊपर के लोगों को आईटीआर भरने से छूट मिलेगी। पेंशन और ब्याज से आय होने पर रिटर्न जरूरी नहीं। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल फेसलेस होगा। स्कूल, हॉस्पिटल चलाने वाले छोटे ट्रस्ट को राहत मिली है। सालाना 5 करोड़ तक चंदा लेने वाले ट्रस्ट को राहत है। 95% डिजिटल लेन देन करने वाले बिजनेस को ऑडिट से राहत है। 10 करोड़ तक टर्नओवर वाले बिजनेस को छूट है। 6 साल की जगह अब 3 साल पुराने रिटर्न की ही होगी दोबारा जांच। साथियों, ऐसे बजट देखने को कम ही मिलते हैं
जिसमें शुरू के 1-2 घंटों में ही इतने सकारात्मक रिस्पांस आए। कोरोना के चलते कई एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे थे सरकार आम नागरिकों पर बोझ बढ़ाएगी, लेकिन फिस्कल सस्टेनेबिलिटी के प्रति अपने दायित्वों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट साइज बढ़ाने पर जोर दिया। हमारी सरकार ने निरंतर प्रयास किया है कि बजट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज अनेक विद्वानों ने इस बजट की ट्रांसपेरेंसी की सराहना की है। कोरोना काल में मोदी सरकार ने जो बजट बनाया है उसमें खर्च पर फोकस है। इस साल का बजट पिछले साल के बजट से 37% बढ़ा है। खर्च ज्यादा होने से बजट में राजकोषीय घाटा बढ़ा है, लेकिन रोजगार बढ़ाने के लिए खर्च और निवेश करना जरूरी है। माइग्रेंट वर्क रक्षा के लिए 4,78,196 करोड़, रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़, सड़क परिवहन हाईवे के लिए 1,18,101 करोड़, ग्रामीण विकास के लिए 1,33,690 करोड़, गृह मंत्रालय का फंड 1,66,547 करोड़, कृषि और किसान कल्याण के लिए 1,31,531 करोड़, शिक्षा पर 93,224 करोड़, आवास और शहरी विकास पर 54,581 करोड़, आत्मनिर्भर भारत योजना के लिए 68,180 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 2,87,000 करोड़ रुपए, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 1,41,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है। बजट में आमदनी और खर्च का बैलेंस जरूरी होता है। मोदी सरकार के खर्च का हिसाब तो आपने देख लिया, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि पैसा आएगा कहां से। चलिए इस चार्ट को ऊपर से देखना शुरू करते हैं। सरकार की 14% आमदनी इनकम टैक्स से होगी, 8% कमाई एक्साइज ड्यूटी से होगी, 13% कॉर्पोरेशन टैक्स यानी कंपनियों पर लगने वाले टैक्स से आएगा, 15% पैसा जीएसटी से मिलेगा, कस्टम ड्यूटी से 3%, नॉन टैक्स रेवेन्यू से 6%, नॉन डेट कैपिटल रिसीट से 5% पैसा आएगा, लेकिन खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा तो 36% उधार से आएगा। आमदनी और खर्च के इस हिसाब पर विपक्ष को ऐतराज है। बजट पर प्रधानमंत्री का क्या कहना है, ये समझना ज्यादा जरूरी है। इस बजट में जिस तरह से रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम पर बल दिया गया है, जो प्रावधान किए गए हैं, उनसे हमारे युवाओं को ताकत मिलेगी। भारत उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ठोस कदम रखेगा। साथियों, देश के सामान्य मानवी का, महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए उनके स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, शुद्ध जल और अवसरों की समानता, इस पर इस बजट में विशेष बल दिया गया है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ साथ कई व्यवस्थागत सुधार किए गए हैं, जिसका बहुत बड़ा फायदा देश में ग्रोथ और जॉब क्रिएशन, रोजगार के लिए बहुत लाभ होगा। संसद में जैसे ही बजट भाषण खत्म हुआ, सेंसेक्स और निफ्टी ने रॉकेट वाली रफ्तार पकड़ ली। सेंसेक्स में 2300 पॉइंट और निफ्टी में 650 पॉइंट की तेजी रिकॉर्ड की गई। शेयर मार्केट इकोनॉमी का बैरोमीटर माना जाता है। बजट से बाजार खुश है तो मानकर चलिए कि मोदी के बजट ने पहला टेस्ट डिस्टिंक्शन के साथ पास कर लिया है। और अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने चाइना को लेकर सवाल उठाया है। राहुल गांधी को इसके लिए मोदी सरकार के बजट को पढ़ना चाहिए। इस साल के बजट में चीन के पक्के इलाज का इंतजाम किया गया है। चीन की जेब पर चोट की गई है। आत्मनिर्भर बनता भारत चीन के सामान की डंपिंग को कैसे रोकेगा, विदेशी निवेश को कैसे बढ़ाएगा, साउथ के स्टेटस को बिजनेस हब कैसे बनाएगा। इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमने बजट के हर एक पेज को पढ़ा और आपके लिए आसान भाषा में बजट पर यह रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें हर ऐलान का मतलब सरल शब्दों में बताया गया है। मोबाइल फोन के स्पेयर पार्ट पर टैक्स 0 से बढ़ाकर 2.5%, चार्जर और एडाप्टर पर कस्टम ड्यूटी 10 से बढ़ाकर 15%, मोबाइल चार्जर के स्पेयर पर टैक्स 0 से बढ़ाकर 10%, एलईडी लैंप पर कस्टम ड्यूटी 5% से बढ़ाकर 10%, सोलर इन्वर्टर पर कस्टम ड्यूटी 5% से बढ़ाकर 20%, सोलर लालटेन पर ड्यूटी 5% से बढ़ाकर 15%। अगर आप ये सोच रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने टैक्स बढ़ाकर आपको टारगेट किया है, तो ये समझिए कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट की ये वो मिसाइलें हैं जिनका टारगेट चाइना है।
बॉर्डर पर चीन की सीनाजोरी का जवाब इंडिया ने आर्थिक स्ट्राइक से दिया है। भारत चीन से बिजली के उपकरण, सोलर एनर्जी की मशीनरी, मोबाइल फोन, मोबाइल के कलपुर्जे, टेलीकॉम मशीनरी, भारी मशीनरी, प्लास्टिक के खिलौने, दवाओं के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पैकेज सामान और कपड़ों का इंपोर्ट करता है। और बजट में टैक्स बढ़ाकर इन सामानों के इंपोर्ट पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। इसका मकसद भारत को आत्मनिर्भर भी बनाना है और चीन को सबक भी सिखाना है। एमएसएमई सेक्टर को गति देने के लिए, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इस बार एमएसएमई सेक्टर का बजट भी पिछले साल की तुलना में 2 गुना से ज्यादा कर दिया गया है। साथियों, ये बजट आत्मनिर्भरता के उस रास्ते को लेकर आगे बढ़ा है जिसमें देश के हर नागरिक की प्रगति शामिल है। ये बजट इस दशक की शुरुआत की एक मजबूत नींव रखने वाला बजट है। सभी देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत के इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश में घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान का प्रोडक्शन काफी बढ़ गया है। पहले हम मोबाइल फोन और मोबाइल चार्जर का चीन से आयात करते थे। अब मेक इन इंडिया का असर ऐसा हुआ कि अब हम इन्हें खरीदते नहीं बल्कि दूसरे देशों को बेच रहे हैं। ऐसे में डर इस बात का था कि चीन अपने सामान की डंपिंग भारत में भी कर सकता था। इसी वजह से बजट में उन चीजों पर सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया जो सस्ता होने के कारण चीन से खरीदा जा रहा था। अब चीन को भारत में अपना सामान बेचने के लिए पहले से ज्यादा टैक्स देना होगा। चाइनीज इंपोर्ट महंगा होगा। वो इंडिया के मार्केट में अपने माल की डंपिंग नहीं कर पाएगा। इसका सीधा लाभ अपने देश की इंडस्ट्री को होगा, उद्योग को होगा। एंड रेजिंग ड्यूटी ऑन सोलर इंपोर्ट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पूरे पैनल्स हमारे यहाँ बने, सब प्रकार के इक्विपमेंट जो आपका उसका जो चार्जर्स बनता है, इन्वेंटर बनता है, ये सब अब इंडिया में बने। इसके लिए इसकी ड्यूटी बढ़ाई गई है। कैपिटल गुड्स टू बी हायर ड्यूटीज ऑटो पार्ट्स, इससे बाहर से जो ऑटो पार्ट्स आए थे वो बंद होंगे और हमारे देश में तैयार होंगे और एक्सपोर्ट हमारे देश का बढ़ेगा। इसका बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट हमारे रोजगार पर भी होगा। इस बार के सरकारी बही खाते बजट में चीन का बजट बिगाड़ने का भरपूर इंतजाम किया गया है। मसलन स्टील स्क्रू पर कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है, तो चाइना से इंपोर्ट किए जाने वाले प्लास्टिक बिल्डर वेयर पर टैक्स बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। इसे घर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। चीन इन सामानों को भारत में भारी मात्रा में निर्यात करता रहा है। टैक्स बढ़ेगा तो चाइना से इंपोर्ट भी घटेगा क्योंकि चीन से यह सामान बनाना महंगा पड़ेगा। कोरोना महामारी की शुरुआत से ही प्रधानमंत्री मोदी वोकल फॉर लोकल पर जोर देते रहे हैं। बजट ने प्रधानमंत्री के इस मिशन को आगे बढ़ाया है। एक जमाने में कॉटन और सिल्क के कपड़े भारत की शान रहे थे, मगर सस्ते चाइनीज कपड़ों के चलते भारत का घरेलू कपड़ा उद्योग मुश्किल स्थिति में था। अब बजट में कॉटन से लेकर रेशमी सूत तक पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। कपास पर कस्टम ड्यूटी नहीं थी, अब 10% सीमा शुल्क लगा दिया गया है। इसी तरह कॉटन वेस्ट जिस पर अब तक कस्टम ड्यूटी नहीं लगती थी, उस पर 10% टैक्स लगा दिया गया है। कच्चे रेशम और सूत पर कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है। वहीं लेदर पर भी सीमा शुल्क 0 से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। कोरोना महामारी ने इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ पर जो ब्रेक लगाया था, इस बजट से ग्रोथ को नई रफ्तार देने की कोशिश की गई है। इसके लिए सरकार ने अगर विदेशी सामान पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है तो विदेशी निवेश के लिए इंडियन इकोनॉमी के दरवाजे और खोल दिए हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। इसका मतलब ये कि अब भारतीय बीमा कंपनियों पर विदेशी कंपनियों का भी मालिकाना हक हो सकेगा। इससे बुनियादी ढांचे के सेक्टर यानी सड़क, बिजली, दूर संचार और रियल एस्टेट को विकास के लिए विदेशी पूंजी आसानी से मिल सकेगी। ऐसा नहीं है कि सरकार बैंकिंग सेक्टर से पूरी तरह पीछे हट रही है। देश के बड़े तबके तक अभी भी सरकारी बैंकों की ही पहुंच है। इसीलिए वित्त मंत्री ने सरकारी बैंकों की मदद के लिए बजट में 20,000 करोड़ रुपए का ऐलान भी किया है। लेकिन देश की तरक्की के लिए पैसा चाहिए, सरकार का निवेश चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, तभी इंडिया की ग्रोथ तेज हो सकेगी। इसी मकसद से बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने 2 सरकारी बैंकों और अपनी एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण का फैसला किया है। इसके अलावा देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए सरकार IPO भी लाएगी। इसके फायदे भी समझिए। बैंकों और बीमा सेक्टर में अपनी हिस्सेदारी घटाकर सरकार अपने बजट घाटे को पूरा कर सकेगी। सरकारी बैंकों और अपनी बीमा कंपनी को बेचकर सरकार जो पैसे जुटाएगी उसे विकास के कार्यों में खर्च किया जा सकेगा। गरीबों के लिए सरकारी योजनाओं के लिए पैसा जुटाया जाएगा। सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी तो विकास के काम कौन कौन से होंगे ये भी जान लीजिए। इंडियन रेलवे को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया
2030 बनाया गया है। इसके लिए इस साल के बजट में 1,10,055 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा छोटे शहरों तक मेट्रो सेवाएं शुरू करने की योजना पर भी काम होगा। देश में 702 किलोमीटर की लाइन पर मेट्रो ट्रेनें दौड़ रही हैं, तो 1016 किलोमीटर लाइन पर काम चल रहा है। अब छोटे शहरों के लिए मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो सेवाएं शुरू करने का ऐलान बजट में किया गया है। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए बहुत सारे खर्च हैं। पैसा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए बहुत बड़ा पैमाने पर दिया गया है, जिससे आम आदमी को तुरंत जॉब्स का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। छोटे मोटे कारोबार करने वाले का एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिव स्कीम्स भी लाए हैं और डेफिनेशन एमएसएमई का बदल दिया। उनमें टैक्स सर्टिफिकेशन और ऑडिटर सर्टिफिकेशन ना लेने का वो सुविधा भी हम दिए। सो छोटे मोटे कारोबार करने वाले को उनके ऊपर कंप्लायंस का बर्डन कम कर दिया। डिमांड बढ़ाने के लिए एक्सपेंडिचर कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। सो जब इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्च हो रही है उनके whatever produce they produce वो सब मांगने के लिए, डिमांड बढ़ाने के लिए हम कदम उठाए हैं। सो छोटे लघु उद्यमी को, मिडिल क्लास को इससे जरूर राहत मिलेगा। इन सेवाओं के जरिए कम खर्च में छोटे शहरों के लोगों को भी मेट्रो ट्रेन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। इसके अलावा सरकार देश में सड़कों और जल परिवहन के विकास पर भी काफी पैसा खर्च कर रही है। जैसे कि इस साल के बजट में 11,000 किलोमीटर सड़क निर्माण पूरा करने का टारगेट रखा गया है। इसके अलावा बजट में 8,500 किलोमीटर की नई सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। ओवरऑल मेरा विश्वास है कि देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज आप देख रहे हैं, वैसे मैं जब मंत्री बना तो उस समय से आज के 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में करीब 50-60% इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर गया है। और इस 5 साल में हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबरी में होगा और कुछ हमारे 22 ग्रीन हाईवे जो बन रहे हैं वो इससे भी बेटर बनेंगे, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बने। इस साल के बजट में 4 राज्यों तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और असम के लिए कई नई सड़क योजनाओं का ऐलान किया गया है। इसकी वजह भी समझिए। इन राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं, इसीलिए तमिलनाडु में 1,03,000 करोड़ रुपए की लागत से 3500 किलोमीटर के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पूरे किए जाएंगे। तमिलनाडु के पड़ोसी केरल में 65,000 करोड़ रुपए की लागत से 1100 किलोमीटर के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट तैयार होंगे। पश्चिम बंगाल में 25,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से 675 किलोमीटर हाईवे का निर्माण होगा। तो असम में हाईवे बनाने में अगले 3 सालों में 34,000 करोड़ खर्च होंगे। असम में अभी 19,000 करोड़ के हाईवे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। कुल मिलाकर असम में अगले 3 सालों में 1,300 किलोमीटर हाईवे बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन प्रोजेक्ट के माध्यम से भारत के तटीय राज्यों को बिजनेस पावर हाउस बनाया जाएगा, तो असम जैसे राज्य की पूरी क्षमता का विकास हो सकेगा। ये बजट देश के हर क्षेत्र में विकास यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता रहता है। खास तौर पर मुझे खुशी है कि इस बजट में दक्षिण के हमारे राज्य, पूर्वोत्तर के हमारे राज्य और उत्तर में लेह लद्दाख जैसे क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान दिया है। ये बजट भारत के कोस्टल स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, इनको एक बिजनेस पावर हाउस बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाए। नॉर्थ ईस्ट के राज्य जैसे असम के अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल को टैप करने में बजट बहुत बड़ी मदद करेगा। देश में स्वच्छता को बढ़ावा देना प्रधानमंत्री का प्रिय मिशन रहा है। इसीलिए इस बार बजट में स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण का ऐलान किया गया है। इसके तहत अगले 5 सालों में स्वच्छ भारत मिशन में 1,41,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, कचरा प्रबंधन, शहरों में निर्माण के कारण होने वाले कचरे को अलग करना, सीवर स्लज मैनेजमेंट किया जाएगा। स्वस्थ भारत के लिए स्वच्छ भारत होना जरूरी है। वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया, उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया है। इन परिस्थितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को
उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। साफ सफाई का ध्यान रखने के साथ साथ सरकार ने बजट में प्रदूषण से निपटने के लिए भी पैसे का इंतजाम किया है। इस साल प्रदूषण से निपटने के लिए 2217 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। यह रकम 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले 42 शहरों को मिलेगी। इसके अलावा प्रदूषण फैलाने वाली 20 साल से ज्यादा पुरानी निजी गाड़ियों को हटाने की योजना का ऐलान किया गया है। वहीं 15 साल से ज्यादा पुरानी कमर्शियल गाड़ियों यानी ट्रक वगैरह को हटाया जाएगा। देखिए, इसका खाका और इसकी पॉलिसी मैं 15 दिन के अंदर घोषित करूंगा। देश में ऐसा अनुमान है कि 15-20 साल पुराने 1 करोड़ व्हीकल है। पहली बात ये सबके फायदे की है। हम देखिए, मैंने जब स्टूडेंट था तो मैंने स्कूटर ली थी, वो 32 किलोमीटर एवरेज था पर लीटर, तो मैं कहता था ये बहुत अच्छी स्कूटर है। अब 80 किलोमीटर हो गया, तो इससे नए व्हीकल से एवरेज बढ़ेगा, पोल्यूशन कम होगा। पुराने इकोनॉमिक मॉडल में एयर बैग्स नहीं थी, अब मैंडेटरी की है, तो रोड सुरक्षा के लिए फ़ायदा होगा। और निश्चित रूप से इससे हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का वॉल्यूम 4,50,000 करोड़ का है, वो 30% प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब 25,000 नई बसेस भी हम दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसेस आएगी। सदी की सबसे भयानक महामारी से उबरते भारत के लिए यह बजट नई उम्मीद लेकर आया है। इसमें सरकार ने बिना अपने घाटे की परवाह किए बगैर खर्च करने का ऐलान किया है, जिसका एक ही मकसद है, विकास, देश का डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास। आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का कहना है कि इस बजट से भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। सरकार देश में क्वांटम टेक्नोलॉजी के विकास में भी 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कोरोना काल में आए इस बजट से दुनिया भर की कंपनियों को निवेश का न्योता दिया गया है। उन्होंने विपक्ष पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सदन के बाहर सवाल उठाने की बजाय वो सदन के भीतर आकर बजट पर चर्चा करें। बजट पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं। रविशंकर जी, इस बजट को आप किस तरीके से देखते हैं, खासतौर पर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को किस तरीके से ये बजट बूस्ट करेगा और आपके मंत्रालय के लिए इस बजट पे क्या खास है? देखिए, पहले आप एक बात जान लीजिए, इस बजट को कोरोना की चुनौतियों के साथ देखिए। आप जो आत्मनिर्भर भारत की घोषणा प्रधानमंत्री के निर्देश पर निर्मला जी ने की थी, वो 27 लाख करोड़ रुपए का था, याद है ना आपको? इसमें 1 लाख करोड़ रुपए किसानों के लिए भी था, मखाना की खेती, बाकी नए नए खेती के लिए सुविधाएं देने की बात, उसमें एमएसएमई के लिए था, और 2 लाख से ऊपर करोड़ का था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 80 करोड़ लोगों को खाना मिला, महिलाओं को फ्री गैस मिला, इत्यादि इत्यादि। उसी चुनौती को आगे बढ़ाते हुए पहला है कि भारत को स्वस्थ और सुरक्षित रखना है, तो 64,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। भारत के लोगों को वैक्सीन और मिले, तो 35,000 करोड़ रुपया वैक्सीन के विस्तार के रखा गया है। भारत के लोग अच्छा जल पिए, तो लगभग 2 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई है जल ही जीवन के लिए, और अच्छा न्यूट्रिशनल खाना खाएं उसकी व्यवस्था है। तो ये है स्वस्थ भारत, सुरक्षित भारत, ये पहला उद्देश्य है। और दूसरा, भविष्य को भी देखना है, तो भारत मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़े, तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का आपका PLI की योजना है 13 क्षेत्रों में। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन इतना ही सुन लीजिए आप कि हमने पिछले अप्रैल में PLI का मतलब प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, उत्पादन करो, एक्सपोर्ट करो, इंसेंटिव लो। दुनिया की सारी टॉप कंपनी हिंदुस्तान में आ गई, क्या एप्पल की, क्या सम, और मैं कई फैक्ट्रियां तो मैं पड़ोस के देशों से उठाकर ले आया, काम शुरू हो गया उनका। पहले भारत नंबर 5 था, आज भारत 2nd मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। मैं इसको नंबर 1 ले जाना चाहता हूँ, PLI ले जाएगा। अब यही नहीं रुकेंगे हम लोग, लैपटॉप, टैबलेट, आईपैड, PCB, ये सब भारत इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत बने, और जिस तरह से हम लोग की बढ़ोतरी हुई है हम बनेंगे। उसके अलावा आपके टेक्सटाइल में देखिए, आप 7 सेंटर खुल रहे हैं, रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए कितनी बड़ी कोशिश की गई है, हजारों करोड़ नए नए। तो ये जब पूरी सोच बनती है, तब फिर लगता है कि कोरोना की चुनौती से सुरक्षित भी होना है, स्वस्थ भी होना है, और एक मजबूत भविष्य को देखना भी है।
सर, किसानों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, किसान आंदोलन भी चल रहा है और इसी बीच अब बजट में किसानों के लिए जिस तरीके से कई चीजें दी गई हैं, प्रधानमंत्री ने भी ये कहा कि किसानों की आय बढ़ाने पर जोर है। आप किस तरीके से देखते हैं किसानों के लिए इस बजट? बिल्कुल, मैंने पहले बताया कि आत्मनिर्भर भारत में 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था तो की गई थी, निर्मला जी ने कोरोना काल में की थी। क्या सच्चाई नहीं है कि हमने अभी तक 10 करोड़ किसानों को किसान मानधन के अंतर्गत उनको 1,10,000 करोड़ रुपया दे चुके हैं, जो हर टीम में 2,000 करोड़ रुपया देते हैं, 2,000 रुपया। मैंने सुना है श्रीमान युवराज जी आज बोल रहे थे कि लोगों के हाथ में कुछ नहीं मिलता है, तो किसानों के हाथ में मिलता है बैंक अकाउंट में। उनकी सरकार कुछ नहीं करती, हम दे के दिखा रहे हैं। फसल बीमा योजना किया कि नहीं किया, आज ही में देखिए आप डेयरी के लिए मत्स्य पालन के लिए प्रावधान है कि नहीं है। और आज क्या क्या घोषणा की गई है, पहला तो स्वामित्व उनको दिया जाएगा, उनके पट्टा दिया जाएगा। दूसरा, लगभग ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में 40,000 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है और मंडी को और मजबूत किया जाए और डिजिटल मंडी में 1,000 नए मंडियां लगेंगी, ई-नैम बोलते हैं। और जो ड्रिप इरिगेशन है उस सब पर लगभग कुछ 100 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपया बढ़ाया गया है। और देखिए, आपने जो किसानों की बात कही तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, बहुत छोटी सी बात। जो हम कर रहे थे उससे अधिक शरद पवार और राहुल गांधी कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? उनके मैनिफेस्टो में था कि नहीं था? वो नहीं कर पाए, उनकी हिम्मत नहीं हुई या उनको करना नहीं आता है। हम ईमानदारी से कर रहे हैं। और एक हमें कोई बता दे, हम किसानों की मंडी बंद कर रहे हैं क्या? एमएसपी कम कर रहे हैं क्या? आज तो निर्मला जी ने बता दिया ना कि मनमोहन सिंह की सरकार में धान पर और गेहूं पर एमएसपी कितनी थी और 19-20 में 20-21 में हमने कितना हजारों करोड़ 40-50% का इजाफा किया। तो न मंडी बंद हो रही है, न एमएसपी खत्म हो रही है, न खत्म होगी, वो तो बढ़ती ही जा रही है। तो किस चीज पर परेशानी है? और हम तो किसान भाई तो हमारे अन्नदाता हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन ये जो महान लोग रोज किसानों को उकसाने का काम कर रहे हैं, हरियाणा में पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू ही नहीं हुई। कौन थे मुख्यमंत्री? भूपेंद्र हुड्डा जी थे कि नहीं थे? पंजाब में कोका-कोला कंपनी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बड़ा सेंटर शुरू किया कि नहीं, प्रोसेसिंग का, कांग्रेस सरकार में। तो ये किससे बात कर रहे हैं भाई? इसलिए हमने कहा किस चीज पर परेशानी है बताओ, हम सुधार देंगे। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया, राष्ट्रपति जी ने कह दिया अभी हम इसको स्टे रखेंगे। लेकिन आज तक तो क्या आपने बात किया, तो मैं कहना चाहता हूं कि एक हमारे मित्र लोग बताएं, ये जो नेता बैठे हैं हमारे शरद पवार जी, राहुल गांधी जी, ये बताएं कि उनको किस कानून पर क्या आपत्ति है, तब उनको दिखाएंगे कि यही तो आप भी कर रहे थे श्रीमान। सर, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर महंगे हो रहे हैं। इस पर विपक्ष सवाल भी उठा रहा है। उनको बता दिया जाए कि ये अब तो भारत से बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है ना, ड्यूटी लगती है आने पर ना, जो बाहर से आता है। तो ये आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि ये मैं इसलिए मैंने कहा कि आपको सुनिए, domestic electronic manufacturing has now grown rapidly. We are now exporting items like mobile and charger. For greater domestic value addition, we are withdrawing few exemption on parts of chargers and sub parts of mobile. तो जो बाहर से आते थे ना, अब तो भारत में बन रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं, वो हुआ है। इससे बढ़ेगा कहाँ? आज तो भारतीय मोबाइल एप्पल भी बनाती है, सैमसंग भी बनाती है, लोग गाँव-गाँव रख रहे हैं, बाकी कंपनियां बनाती हैं। तो ये स्वावलंबी भारत, मजबूत भारत, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज विपक्ष के लोगों से एक आग्रह करूंगा आपके माध्यम से, आइए संसद में अच्छी बहस होगी बजट पर, 10 घंटा समय है, कुछ अपनी कहिए, कुछ हमारी भी सुनिए, तब बात अच्छी बनेगी। एक आखिरी सवाल, विपक्ष ये कह रहा है कि ये बजट जो है वो डायरेक्शनलेस बजट है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि लोगों के हाथ में पैसे देने की बजाय इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में ये पैसे दिए जा रहे हैं। तो राहुल गांधी तारीफ करेंगे क्या मैडम? राहुल गांधी ने आज तक नरेंद्र मोदी के एक काम की तारीफ की है क्या? क्षमा करिए आप, कुछ मैं सख्त बोल रहा हूं। बालाकोट में किसानों से, क्षमा करिए, जवानों से शहादत का सबूत मांगा। उरी में
उनके ऊपर हमले पर मजाक उड़ाया कि सच्चाई नहीं है। ऐसे राहुल गांधी हमारे बजट की तारीफ करेंगे क्या? क्यों उनका नाम लेकर के आप इस तरह की बात करते? मत करिए। राहुल गांधी जी, हिम्मत है तो सदन में आइए, बहस करिए और हमारा जवाब भी सुनिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जिन्होंने बजट पर हमसे बात की। कैमरा पर्सन रोहित नरवाल के साथ गौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, दिल्ली। और बजट पर आज राहुल गांधी को किस मंत्री ने रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेकर जवाब दिया, सुनवाएंगे आपको ब्रेक के बाद।